गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्यों जरूरत पड़ी यूरोपियंस को भारत तक आने की या भारत तक एक और समुद्री मार्ग को खोज करने की, ये बात हमने कर ली थी। और हमने बात कर ली थी पुर्तगालियों के बारे में। और हम सब जानते हैं पहला पुर्तगाली जो भारत में आया वो वास्को डी गामा था, या अच्छी तरीके से जानते हैं यूरोपियंस में पुर्तगाली आए सबसे पहले थे हिंदुस्तान में, लेकिन पुर्तगाली ही लोग थे जो हिंदुस्तान से गए सबसे बाद में। 1961 तक 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार रहा गोवा और दमन और दीव पर। 1961 में ही सैन्य कार्रवाई कर गोवा और दमन दीव से पुर्तगालियों को निकाला गया और हम सब जानते हैं दोनों को यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। और 1987 में 1987 में देश का 25वां राज्य 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को बना दिया गया। और हम सब जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य ही कौन सा होता है? गोवा होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। द लास्ट टॉपिक वाज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। पुर्तगालियों के बारे में हम बात कर चुके थे और पुर्तगालियों के बाद हम सब जानते हैं भारत में आगमन हुआ किसका? डचेस का। पुर्तगालियों के बाद भारत में आए डच। और हम सब जानते हैं डच कहां के लोग होते हैं? नीदरलैंड्स या हॉलैंड के लोग ही क्या कहलाते हैं? डच कहलाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डचेस के बारे में और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन 1596 1596 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन वाज फर्स्ट डच हु अराइव्ड इन इंडिया। भारत में आने वाला जो प्रथम डच हुआ, जो सबसे पहला डच हुआ, वो माना जाता है कार्नेलियस हाउटमैन, जो 1596 में 1596 ईस्वी में भारत आया था। अगर हम ब्रिटिशर्स से कंपेयर करें डचेस को तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना पहले हो गई थी डचों से, लेकिन डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी वो अंग्रेजों के बाद हुई। कहने का मतलब अगर आने का सीक्वेंस पूछे तो पुर्तगालियों के बाद डच आए हिंदुस्तान में, लेकिन अगर कंपनी का सीक्वेंस पूछे तो ध्यान रखेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो स्थापना हुई वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इनके आगमन के बारे में। 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन नाम का पहला डच भारत में आया और ध्यान रखेंगे डच इज एस्टैब्लिश्ड देयर ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602 1602 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछें कि डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था तो ध्यान रखेंगे इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। जी हाँ, ये बिल्कुल लाइव क्लास है। मंडे से हमने लाइव क्लासेस शुरू कर दी थी। आज 8 तारीख हो चुकी है, तो हमने 4 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू कर दी थी। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और आज है 8 मई 2020। वक्त तो चला है 9:41। तो ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके बैचेस में अपलोड करवाई गई थी आप उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। जिन लोगों ने उससे टॉपिक पढ़ लिया है और उनको लगता है कि हमें लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों से भी। जिन लोगों को लगता है कि हमें लाइव पढ़कर नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो यहाँ पर बने रहेंगे हमारे साथ। और एक और मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको कर देता हूँ। हालांकि मैं आज दोपहर को 12:30 बजे करियर विल पर लाइव आऊंगा। दोपहर को 12:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, जिसमें मेरे को अनाउंसमेंट करनी है, घोषणा करनी है 2 अपकमिंग बैचेस के बारे में। एक मेरा हिस्ट्री स्पेशल का बैच जो 12 मई से शुरू हो रहा है, जिसकी पेमेंट आज शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगी, और दूसरा पॉलिटी स्पेशल का बैच जिसकी भी पेमेंट आज रात को शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगी। और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, 12:30 बजे आकर लाइव या लाइव आने का जो मेरा उद्देश्य है वो एक तो बैच अनाउंसमेंट जो अपकमिंग बैचेस हैं, दूसरी चीज वो एक इंटरेक्शन सेशन होगा। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन मैं उसमें करूंगा। आप लोग यहां पर जो भी कमेंट करेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, क्वेरीज का मतलब अकॉर्डिंग रिगार्डिंग टॉपिक नहीं, रिगार्डिंग टॉपिक्स की क्वेरीज नहीं, जो भी एप्लीकेशन को लेकर आपकी क्वेरीज हैं, जो भी बैचेस को लेकर आपकी क्वेरीज हैं, लाइव क्लास को लेकर क्वेरीज हैं और लॉकडाउन को लेकर, लाइव क्लास को लेकर आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी की सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हम 12:30 बजे के बाद वो सब चीजें कर पाएंगे। तो 12:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और बैचेस की घोषणा भी कर दूंगा और आपके साथ इंटरेक्शन भी कर लूंगा। अभी आपको केवल क्लास पर ध्यान देना है। यूपी लेखपाल का बैच लाओ। देखिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं अभी सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो लाइव नहीं हो पाई है। जिन जिन लोगों के साथ पॉसिबिलिटी हो पाई है, जिन जिन टीचर्स के साथ पॉसिबल हो पाया है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके, अपने घरों से क्लासेस ले सके, उन लोगों ने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सारी की सारी क्लासेस को लाइव होने में और सारे के सारे हालातों को एकदम सामान्य होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक सरकार के निर्देश नहीं मिलते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिस जिस तरीके से सरकार और प्रशासन के निर्देश होंगे उसी तरीके से हम काम करेंगे, उसी तरीके से हम लाइव आएंगे। अब यहाँ पर एक गधे ने कमेंट किया कि GS15 का लाइव कब होगा। अब मुझे नहीं पता कि उस आदमी को पता चल पा रहा है या नहीं पता चल पा रहा कि वो लाइव क्लास में ही बैठा है। तो इसीलिए जो इस प्रकार के जो अज्ञानी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए मैं 12:30 बजे लाइव आऊंगा। तो आप 12:30 बजे लाइव बने रहिएगा, तब हम सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। और आपके जितने भी आलतू फालतू कमेंट्स होते हैं जो टॉपिक को छोड़कर और है ना देश दुनिया से होते हैं या और चीजों से होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे 12:30 बजे के बाद में। ठीक है ना? तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं। लाइव क्लास में फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है? और आप ये सोचिए कि अगर ये क्लास लाइव चल रही है तो इसको आप 5 मिनट 10 मिनट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? 10 मिनट के बाद मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, लाइव क्लास में, या फॉरवर्ड करके पहले से ही कैसे देख सकते हैं? ये टेक्नोलॉजी दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है? आपका कहने का मतलब है कि आप लाइव क्लास देख रहे हैं और आप लाइव क्लास को भी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ये इम्पॉसिबल है ना? जब क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं तो हमें बॉल दर बॉल इंतजार करना पड़ता है स्कोर के लिए, मैच को आगे बढ़ने के लिए, है ना? लेकिन आप फिर भी ये चाह रहे हैं कि लाइव क्लास में भी फॉरवर्ड हो ऑप्शन। तो ये तो भाई मतलब दुनिया की किसी टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा आपको जो भविष्य देख सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डचों के बारे में। 1596 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन नाम का सबसे पहला डच भारत में आया था और डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से स्थापित हुई थी 1602 ईस्वी में, जो ब्रिटिशर्स के बाद में हुई थी। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1605 ईस्वी में डचेस एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम।
डचों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी, सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की, जो कब लगी? 1605 ईस्वी में लगी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब डचेस का भारत में आगमन हुआ तो डच सरकार ने या डच संसद के ही द्वारा, ध्यान रखेंगे, जो डच संसद थी या जो डच पार्लियामेंट थी, उसी ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को 21 वर्ष तक भारत और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के, संधि करने के, युद्ध करने के, किलाबंदी करने के आदेश दिए थे या परमिशन दी थी या परमिट दिया था। और ध्यान रखेंगे, ये जो परमिट था ये 21 वर्षों का था। कहने का मतलब जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई तो उन्हें इनिशियली 21 साल तक भारत में व्यापार करने की परमिशन मिली थी। और केवल व्यापार ही नहीं, व्यापार भी, प्रशासन भी, संधि भी, युद्ध छेड़ने की परमिशन भी, किलाबंदी करने की परमिशन भी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो 21 वर्ष तक की परमिशन लेकर आए थे। और ध्यान रखेंगे, इनकी कंपनी में इनिशियली 17 मेंबर्स हुआ करते थे या एक 17 मेंबर्स का बोर्ड हुआ करता था जिसने भारत में आकर व्यापार करने की शुरुआत की थी। और हम सब जानते हैं जब डचेस भारत में आए तो उस समय भारत के अधिकांश बंदरगाहों पर या अधिकांश स्थानों पर अगर हम बात करें और अरब सागर की अगर हम बात करें तो व्यापार करने के ज्यादातर जो अधिकार थे वो किसके हाथ में आ चुके थे? वो कौन हड़प चुका था? वो पुर्तगाली हड़प चुके थे। लेकिन धीरे धीरे डचेस ने पुर्तगालियों का जो आधिपत्य था, जो पुर्तगालियों का डोमिनेंस था या हेगेमोनी थी, उसको आकर हिंदुस्तान में समाप्त किया और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अधिकार कर लिया। किससे छीनकर? पुर्तगालियों से छीनकर। और 1605 ईस्वी में ही, ध्यान रखेंगे, डचों ने 1605 ईस्वी में ही डचों ने पुर्तगालियों से इंडोनेशिया प्राप्त किया। इंडोनेशिया पर भी अधिकार हुआ किसका? डचेस का या डचों का। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि डचों ने अपनी बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? तो ध्यान रखेंगे 1627 ईस्वी में डचों ने अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, डचों ने अपनी बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। जो बात कब की है? 1627 ईस्वी की। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद बंगाल के ही कासिम बाजार और पटना में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने वाले कौन हुए? डच। कासिम बाजार और पटना में भी इसके बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ध्यान रखेंगे, अगर हम मालाबार तट के बारे में बात करें तो मालाबार तट पर डचों के दो सबसे प्रमुख केंद्र जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे कोचिन और कन्नानौर। मालाबार तट के ही कोचिन और कन्नानौर पर भी अधिकार किसका था? डचेस का था। और ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही डचों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और अगर हम डचों के भारत में व्यापार के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, डचेस भी भारत में मसाले, नील, कच्चा रेशम, सूती वस्त्र, मसाले, नील, कच्चा रेशम, सूती वस्त्र, अफीम और मुख्य रूप से शोरा का व्यापार किया करते थे। लेकिन सबसे मेन इंडस्ट्रीज या सबसे प्रमुख उद्योग जो डचों के पास भारत में थे वो एक सूती वस्त्र उद्योग हुआ करता था और एक नील उद्योग हुआ करता था। दे हैड इंपॉर्टेंट टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में इनके दो मुख्य उद्योग थे और ये जो दो मुख्य उद्योग थे इसमें पहला था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सूती वस्त्र उद्योग, और ध्यान रखेंगे दूसरा था इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यही वो दो महत्वपूर्ण उद्योग थे जो डचों के अधिकार में थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, लेकिन जो अंग्रेज थे, वो चाहते थे कि वो डचों के सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग पर क्या कर लें? अधिकार कर लें। लंबे समय तक डचों ने भारत में व्यापार किया, लेकिन हम सब जानते हैं क्योंकि डचों के उद्योगों पर, इंडस्ट्रीज पर नजर थी किसकी? अंग्रेजों की। इसीलिए अंग्रेजों ने डचों पर आक्रमण किया 1759 में। और ध्यान रखेंगे 1759 में ही एक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और डचों के बीच में, जिसको हम बैटल ऑफ बेदरा के नाम से जानते हैं या जिसे हम बेदरा का युद्ध कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, जो बेदरा का युद्ध था, ये लड़ाई किसके बीच में गया? डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में। डचों और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम बात करें 1759 की और हम अंग्रेजों के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि 1759 में जो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था अंग्रेजों का, वो रॉबर्ट क्लाइव था। कहने का मतलब डचों के साथ लड़ने में अंग्रेजों की तरफ से इसमें सैन्य नेतृत्व ही किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और हम सब जानते हैं हु वाज रॉबर्ट क्लाइव? तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और इसी बेदरा के युद्ध में, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस। अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया एंड दे कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। और उन्होंने डचों के व्यापार पर अधिकार कर लिया और इसके बाद जो डच थे वो हिंदुस्तान से वापस लौट गए। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, भाई बेदरा का युद्ध था जो निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों और डचों के बीच में, और इसी युद्ध में डचेस अंग्रेजों से हारकर हिंदुस्तान से वापस लौटे थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, डचों ने अपने समय में या अपने काल में कुछ गोल्डन कॉइन्स या कुछ स्वर्ण सिक्के भी चलवाए थे। और ध्यान रखेंगे, वो स्वर्ण सिक्के या वो गोल्ड कॉइन्स जो डचों के द्वारा भारत में चलवाए गए उन्हें कहा जाता था पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के। कई सवाल एग्जाम में होते हैं जो
गोल्ड कॉइन्स या स्वर्ण सिक्कों से बनते हैं। अगर आपसे पूछें कि भारत के इतिहास में सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स किसने चलवाए थे, तो ध्यान रखेंगे इंडो ग्रीक्स ने, या हिंद यवन शासकों ने, या हिंद यूनानी शासकों ने। लेकिन अगर हम मध्यकाल की बात करें और मुसलमानों की बात करें, तो ध्यान रखेंगे मुस्लिम्स में सबसे पहले गोल्डन कॉइन चलवाने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने दिरहम सिक्के चलवाए थे। लेकिन अगर हम यूरोपियंस की बात करें, तो यूरोपियों में सबसे पहले भारत में गोल्डन कॉइन चलवाने वाले हुए डचेस, जिन्हें कहा जाता था पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के। पता नहीं आगे क्या क्या लिख के भेज रहे हैं यार लोग। प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। अरे गाना.com थोड़ी है कि प्लेलिस्ट बनाएंगे, ये यूट्यूब थोड़ी है कि भाई सब प्लेलिस्ट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट बनवा दीजिए। हद है यार, कुछ भी लिखकर भेज देते हैं लोग, ऐसा मत कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में। भाई देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, अगर इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल बनता है तो ध्यान रखेंगे 90% चांसेस है सवाल या तो पुर्तगालियों से बनेगा या अंग्रेजों से बनेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा समय तक भारत में टाइम स्पेंड किया। और अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंग्रेजों का ही एक उपनिवेश हुआ करता था, या अंग्रेजों ने जो कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद शुरू किया था वो भारत में ही शुरू किया था। और हम आधिकारिक तौर पर या ऑफिशियली गुलाम ही किसके थे, अंग्रेजों के। तो एक तो अंग्रेजों से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और पुर्तगालियों से ज्यादा बनते हैं। इसके बाद बात करेंगे अबाउट द ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। अगर हम अंग्रेजों के बारे में बात करें तो भाई भारत में आने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज था वो तो मुगल बादशाह अकबर के ही शासनकाल में आ चुका था, हम सब जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं, हमने अकबर में पढ़ा भी था कि अकबर के ही शासनकाल में जॉन मिल्टन नाम का सबसे पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था। लेकिन अगर हम समुद्री मार्ग की बात करें तो ध्यान रखेंगे समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज, फर्स्ट ब्रिटिशर, स्पेशली ध्यान रखेंगे बाय सी रूट, समुद्री मार्ग से आने वाला भारत में सबसे पहला जो अंग्रेज हुआ वो 1608 ईस्वी में आया, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ध्यान रखेंगे पानी का जहाज लेकर हिंदुस्तान पहुंचा था, इसके शिप का नाम था हेक्टर। इसके शिप का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। और अपने इसी पानी का जहाज लेकर हम सब जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस कहां पहुंचा था, सूरत बंदरगाह पर 1608 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले हम सब जानते हैं हालांकि इससे पहले अगर भारत में आने वाले सबसे पहले अंग्रेज के बारे में बात करें तो भाई 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डे नाम का व्यक्ति सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है जो भारत में आया था। लेकिन ध्यान रखेंगे ये थल मार्ग से आया था, ये बाय रोड आया था। और 1599 में जब ये आया था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पंद्रह सौ 1999 ईस्वी में जॉन मिल्टन नाम का सबसे पहला अंग्रेज हिंदुस्तान में आया अकबर के शासनकाल में। उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे एक अंग्रेज जो अकबर के दरबार में भी विजिट करके गया था, उस अंग्रेज का नाम हम सब जानते हैं क्या था, रॉल्फ फिंच। इस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। लेकिन हम सब जानते हैं इस समय अगर हम ब्रिटिश क्राउन के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं ब्रिटेन की महारानी उस समय हुआ करती थी क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे 217 सदस्यों का ही एक दल, एक ग्रुप जिसमें 217 मेंबर्स थे। और इस ट्रेडर या इस मर्चेंट ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए भारत में व्यापार करने आने वाला, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार करने आने वाला सबसे पहला दल या जो सबसे पहला ग्रुप था उस ग्रुप का नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ही एक ग्रुप था जो 217 सदस्यों का था। इन्होंने ही महारानी एलिजाबेथ टेलर से भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मांगा। और हम सब जानते हैं 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर या एक राजलेख इस मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को दिया। ये परमिट लेटर साइन हुआ 31 दिसंबर सन 1600 को। और हम सब जानते हैं इसी दिन लंदन में स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। आपसे एग्जाम में पूछेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो भैया ध्यान रखेंगे लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी। कई बार क्वेश्चन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पर हुई, और सबसे पहले ही ऑप्शन में आपको सूरत दे दिया जाएगा। अब आप लोगों ने तो यही रटा हुआ है कि अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगी, सूरत में लगी। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, फटाफट से सूरत को आंसर ठोक देंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे वो गलत हो जाएगा। ये जो परमिट लेटर था ये 31 दिसंबर सन 1600 को साइन किया गया महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा लंदन में, और स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ध्यान रखेंगे इस कंपनी को भारत और अन्य पूर्वी देशों में 15 साल तक व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताइए व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्चुअल नाम था वो क्या था। तो ध्यान रखेंगे इनिशियली इस कंपनी का नाम था, लिख लीजिएगा भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीसीएस वीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये सवाल कि व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम था गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ
लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का नाम था गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। हे भगवान, बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं जो याद कर रहे हैं। इसके लिए क्या करें भाई? भीगे हुए बादाम खाइए। अब इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन बताएंगे? जितनी ज्यादा बार आप पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार आप चीजों को रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा समय तक आप याद रख पाएंगे। अब आप याद कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आ रही है पढ़ने में। या तो आप उसको एक बार याद करके भूल जा रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी ज्यादा बार आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे, तो समझ जाइए उतनी ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा जब हम कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, तो अगर हम एक भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम 25 में से 5 क्वेश्चन गलत करके आते हैं, और फिर जब हमें बाद में उसका आंसर पता चलता है, तो वो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें जिंदगी भर के लिए याद हो जाते हैं, वो फिर हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। घटना चक्र वगैरह या कोई भी करंट पब्लिकेशन या कोई भी XYZ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की आप बुक लें और उससे प्रैक्टिस करें। यही तरीका है बस। या सब्जी मंडी में मिल रही हो तो सब्जी मंडी से ले लो। अगर बिग बाजार में तो किताब नहीं मिलेगी, तो किताबें लेने के लिए तो आपको शॉप्स तक जाना पड़ेगा। और अगर आप रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट में हो और अगर आपके यहाँ पर किताबों की दुकानें नहीं खुली हैं, तो भैया थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं तो आप PDF सर्च कीजिए अगर नेट पे अवेलेबल हो, ऑनलाइन मंगाने की कोशिश कीजिए अगर पॉसिबिलिटी है तो। नहीं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये किसी शौक के लिए तो नहीं है, तो ये तो परेशानी ही बोल रहे हैं। हम वाराणसी से हैं, तो आपके लिए तो बहुत आसान है। आप तो सीधा मोदी जी को फोन करके कहिए, आपके सांसद हैं मोदी जी, आप तुरंत फोन करके कहिए कि हमारे यहाँ पर किताबों का इंतजाम करवाइए, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं जी। तो ये कंपनी का नाम था जिसने आकर भारत में व्यापार करने की शुरुआत की थी। लेकिन ध्यान रखेंगे, समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज हुआ कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो सूरत पहुंचा। और हम सब जानते हैं ये किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा गया था। इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो जानता था किसके बारे में? पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज के बारे में। वो फारसी और तुर्क भाषा जानता था। और हम सब जानते हैं मुगलों की राजकीय भाषा ही क्या हुआ करती थी? फारसी हुआ करती थी। और जब जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को फारसी और तुर्क में बात करते हुए सुना, तो वो बेहद प्रभावित हुआ। और ध्यान रखेंगे, जहांगीर गेव हिम द टाइटल ऑफ कैप्टन खान, और जहांगीर ने उसे कैप्टन खान की उपाधि दी। और इनिशियली अंग्रेजों को मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की भी परमिशन दी। तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों की जो सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री लगी, ध्यान रखेंगे अस्थायी फैक्ट्री, वो कहां पर लगी? मछलीपट्टनम में। 1611 ईस्वी। लेकिन हम सब जानते हैं अंग्रेजों की अगर हम सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री के बारे में बात करें, अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। इसके बाद एक और अंग्रेज जो जहांगीर के ही दरबार में आया 1615 ईस्वी में, इसका नाम था सर टॉमस रो। जहांगीर से पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये दोनों अंग्रेजों के जो नाम है वो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नाम का एक और अंग्रेज जो प्रतिनिधि बनकर आया था किंग जेम्स फर्स्ट का। उस समय ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था किंग जेम्स प्रथम, उसी का प्रतिनिधि बनकर जहांगीर के ही दरबार में आया था सर टॉमस रो। और ध्यान रखेंगे, सर टॉमस रो था जो हिंदुस्तान में आया ये 1619 तक, ये 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहा, और भारत के अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में। और ध्यान रखेंगे 1619 में ही रिटर्न्ड टू ब्रिटेन, और 1619 ईस्वी में ये ब्रिटेन वापस लौटा था। आने का पूछे तो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में, और अगर जाने का पूछे तो ये 1619 में भारत से वापस लौटा था। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां किस किस जगह पर स्थापित कर ली थी? ध्यान रखेंगे, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम। सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर, ये वो स्थान थे जहां पर 1623 ईस्वी तक अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां या अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर चुके थे। जी हां, अजमेर, मांडू और इलाहाबाद वो जगह थी जहां पर स्टे किया था, जहां पर रहा था कौन? सर टॉमस रो। और फिर 1619 ईस्वी में ये भारत से वापस लौट गया। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे 1640 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा मद्रास वाज फाउंडेड, मद्रास की स्थापना की गई। मद्रास क्षेत्र पर अधिकार करके 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे, मद्रास की स्थापना करके यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा एक किले की स्थापना की गई जिसको हम फोर्ट सेंट जॉर्ज बोलते हैं। और यहीं पर मद्रास में ही अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट सेंट जॉन्स, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई।
इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे सन 1667 ईस्वी में, सन 1667 ईस्वी में या 1667 में हम सब जानते हैं भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? औरंगजेब हुआ करता था। 1667 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई और हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने हुगली और कासिम बाजार में, अंग्रेजों ने हुगली और कासिम बाजार में फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके अलावा हम अगर बात करें तो भारत में एक आदमी पूछ रहा है 1640 के पहले नहीं था मद्रास। अरे भैया मद्रास तो बिल्कुल होगा, वो जगह तो बिल्कुल वहां पर होगी, लेकिन मद्रास पर अधिकार करके मद्रास शहर के रूप में उसे स्थापित अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आप ये तो जानते होंगे ना कि भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, यही हुआ करती थी ना। तो मैंने कहा कि 1640 में उन्होंने मद्रास शहर की स्थापना करके वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करवाया। उधर 1667 ईस्वी में औरंगजेब से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली तो हुगली और कासिम बाजार में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। यहाँ पर मुख्य रूप से पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, इसलिए अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। और ध्यान रखें कि सन 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स II got married to Portuguese princess कैथरीन ब्रिगेंजा। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में मैरिटल रिलेशन स्थापित हुए और अंग्रेजों के ही राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब इसने कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया, पॉलिटी के रिकॉर्डेड क्लास रहने देना। अबे मेरे भाई पॉलिटी के कहां रिकॉर्डेड क्लास और अपलोड हो रहे हैं? मैंने आपको बताया तो था पॉलिटी के क्लास 13 क्लास हैं जो अपलोड करवाई गई हैं, उसके अलावा कुछ अपलोड नहीं करवाया जाएगा। वो सारी की सारी चीजें हम लाइव शुरू कर देंगे, ये मैंने आपको बता तो दिया था। अब एक ही चीज को बार बार रिपीट क्यों करवाते हैं भाई? सच में यार कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि भाई साहब क्या हालात हो चुके हैं। पॉलिटी की 13 क्लासेस के बाद से सिलेबस लाइव शुरू होगा और जब हम पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो वो शुरू की जो 13 क्लासेस थी मैंने आपको बता दिया था पहले ही, लेकिन चक्कर क्या है ना, आप लोग 3-4 दिन में एक बार लाइव क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं और फिर कुछ भी यहाँ पर लिखकर भेजने लगते हैं। चलिए ध्यान रखेंगे 1661 ईस्वी में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। और ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों के ही अधिकार में था बंबई। प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को ही पुर्तगालियों की तरफ से दहेज में क्या दे दिया गया? बंबई। लेकिन बंबई का प्रिंस चार्ल्स II को कोई काम नहीं था, इसीलिए इन 1668 चार्ल्स गेव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया सालाना 10 पाउंड किराए पर। सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी 10 पाउंड किसे देती रहे? प्रिंस चार्ल्स II को, और जो बंबई था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक गवर्नर जिसको हम जानते हैं किस नाम से? गैरोल्ड आंगियर के नाम से। और हम सब जानते हैं यही वो गैरोल्ड आंगियर, ये वही व्यक्ति है जिसने स्थापना की किसकी? बंबई शहर की। सिक्सटीन 1669 से लेके 1677 तो ध्यान रखेंगे गैरोल्ड आंगियार फाउंडेड बॉम्बे, बॉम्बे शहर की स्थापना की गई। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, वो सूरत में हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे इन 1687 ब्रिटिशर्स शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। अंग्रेजों ने अपने मुख्यालय को सूरत से बंबई स्थानांतरित किया 1687 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे 1696 में मुगल शहजादे अजीमुशान 1696 ईस्वी में मुगल शहजादे अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांव प्रदान किए। 1696 ईस्वी में बंगाल में मुगलों का सूबेदार हुआ करता था शहजादा अजीमुशान। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मैंने आपको पढ़ाया था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स तो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के ही बेटों में उसका एक बेटा अजीमुशान भी हुआ करता था। जहादर शाह, अजीमुशान, रफी उशान ये हुआ करते थे। तो मैंने आपको बताया था 1696 में मुगल शहजादे अजीमुशान के द्वारा अंग्रेजों को 3 गांव प्रदान किए गए। और ये जो 3 गांव थे ये कौन कौन से थे? पहला कालिकाता, दूसरा सुतानती और गोविंदपुर। बंगाल के ये वो 3 गांव थे जो अजीमुशान के द्वारा दिए गए थे। किसको? अंग्रेजों को दिए गए थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे
1697 में सर चार्ल्स आयर के द्वारा इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। 1697 में सर चार्ल्स आयर के द्वारा कालिकाता, सूतानदी और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की गई और यहीं पर चार्ल्स आयर के द्वारा फोर्ट विलियम्स की स्थापना की गई। यहीं पर किलाबंदी करके बनाया गया फोर्ट विलियम्स। कहने का मतलब अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में खोली थी। लगभग 80-90 सालों के भीतर ही ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया था, जो कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। 1640 में मद्रास की स्थापना हुई, उसके बाद 1669 से लेकर 1677 तक बंबई की स्थापना हुई और उसके बाद 1697 में स्थापना हुई कलकत्ता की। और ध्यान रखेंगे अल्टीमेटली यही अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसीज बनी, जो थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। एक आदमी कह रहा है बुक में 1698 लिखा है 3 विलेज के बारे में। भाई मुझे नहीं पता आप कौन सी किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? आपको जिस पर भरोसा हो आप उसकी बात मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुकिए बस, 1 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। बात क्या हुआ ये हम जानते हैं। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद तेजी से डिक्लाइन शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का। और मैंने आपको बताया था 1717 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा मुगल बादशाह फर्रुखशियर की सर्जरी करके उसको ठीक कर देना ही एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में स्थापित की थी, लेकिन सबसे पहले जो अधिकार किया वो जाकर कहां पर किया? बंगाल में किया। एक आदमी पूछ रहा है इस टाइम सेम टाइम पर आप रोज 1 मिनट के लिए चले जाते हैं तो कहां जाते हैं? भाई नमाज पढ़ने जाता हूं। और बताओ, हनुमान चालीसा और नमाज पढ़नी होती है मेरे को, इसलिए जाता हूं मैं रोज इसी समय पर। अगर आपको इससे कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और धर्म के तहत, है ना, संविधान के तहत हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 25 में, तो आप मुझे नहीं रोक सकते हैं जाने से, है ना। तो मैं नमाज पढ़ने जाता हूं और हनुमान चालीसा, ये दोनों चीजें मुझे पढ़नी होती हैं। अब देखिए मजे की बात, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर अभी क्या स्टेटमेंट दी कि मैं नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने जाता हूं। तो एक गधा पूछ रहा है कि आप मुस्लिम हैं? अब बताइए, अभी नहीं जानना है कि क्या मैं मुस्लिम हूँ? भाई मैंने नमाज के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी नाम लिया था, अब उसको नहीं सुनाई दिया, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है ये संघ का आदमी होगा, ये पक्की बात है। अब क्योंकि संघ का आदमी है तो उसे केवल नमाज सुनाई दी, ठीक है ना। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, या इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तबलीगी जमात में से आया हूं, या इससे क्या फर्क पड़ता है ना, कि मैं किस मजहब से हूं? उससे तो आपको कोई मतलब, है ना। 2001 से हम इतना ज्यादा आगे होते हुए भी इतना ज्यादा पीछे हैं आज भी। 1717 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखशियर की सर्जरी कर देना और उसके बाद एक स्वर्णिम फरमान देना, बंगाल में करमुक्त व्यापार की परमिशन देना अंग्रेजों को एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और हम सब जानते हैं उसी को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया, कि वो अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ। और बस उसके बाद हम सब जानते हैं बंगाल में क्या क्या हुआ, ये हम डेफिनेटली पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे किसके बारे में? बंगाल राज्य के बारे में। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई एग्जाम नहीं देना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों के ऊपर ये प्रेशर नहीं होता क्या कि भाई साहब आप वो तैयार कर लें, आप वो पढ़ लें जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। आधी से ज्यादा जनता केवल फालतू के कामों में लगी रहती है। पता नहीं क्या होगा यार आप लोगों का फ्यूचर, भगवान ही मालिक है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मैग्ना कार्टा क्या है बताइए? मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था किंग जॉन। उसी किंग जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखवाए थे और वही लिखित फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए जब हम अधिकारों की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो हम मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहते हैं, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वही तो मैग्ना कार्टा है। अगर आपने पॉलिटी की क्लास अटेंड करी होती जो आपने नहीं करी है तो बस आपको पता होता है इस बात का। हाय रे।